हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास में साहित्य और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्रोत माना जाता है साहित्य को। साहित्य में सबसे पहली पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इसे कहते हैं तहकीक हिंद। तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद। हिंदी में इसका अर्थ होगा भारत की खोज। भारत की खोज। इसे लिखा था अल बेरूनी ने। अल बेरूनी। अरबी भाषा में। ये ईरान का विद्वान था अल बेरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किताबुल हिंद भारत के इतिहास का 11वीं सदी में ये लिखा गया था। 11वीं शताब्दी। उस समय के इतिहास को जानने का ये सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। ये 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्याय में विभाजित। इस पुस्तक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है, जैसे उस समय का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज, रीति रिवाज आदि। इस सब का वर्णन मिलता है। इसमें धर्म, दर्शन, खगोल, विज्ञान, ज्योतिष भी शामिल है। धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, ज्योतिष, कानून, इसके साथ साथ मूर्ति कला, सबका वर्णन मिलता है उस समय के भारत के इतिहास के बारे में। किताबुल हिंद में, जिसे लिखा है अल बेरूनी, ईरानी ये इतिहासकार है, अरबी भाषा में लिखा गया। इसके बाद दूसरी किताब है बाबरनामा। बाबरनामा, जिसे कहा जाता है तुजुक ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी ये बाबर द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है, जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की या चगताई। चगताई उसकी मातृभाषा थी, जो कि उज्बेकिस्तान की भाषा है। बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर की आत्मकथा है, जिसे उसने स्वयं लिखा था। तुर्की या चगताई भाषा में उज्बेकिस्तान, यह एक उज्बेक था, तो वहां की भाषा, मातृभाषा उसकी थी चगताई, तुर्की भाषा में लिखा। बाबरनामा में भारत के, इसमें भी लगभग हर क्षेत्र के बारे में इसमें सुंदर वर्णन मिलता है। बाबर ने अच्छा वर्णन किया है, जिसमें बाबर के प्रारंभिक जीवन से लेकर के उसका प्रारंभिक जीवन कहाँ है, इसमें मिलता है फरगना घाटी। फरगना घाटी में इसका जन्म हुआ, बचपन बीता। ये फरगना घाटी है उज्बेकिस्तान। उसके बाद काबुल। काबुल पर इसने विजय प्राप्त किया और वहां का राजा बना था। काबुल का विजय, इसके बारे में भी वर्णन है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में उसके आक्रमण और विजयों का वर्णन है। फिर भारत में दिल्ली विजय,
पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, इन सब का भी वर्णन मिलता है। पानीपत का युद्ध और खानवा। बाबर ने उस समय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय इनको मानता था सबसे शक्तिशाली राजा। यानी विजयनगर का वर्णन है। विजयनगर और मेवाड़ राज्य का भी वर्णन मिलता है। मेवाड़। बाबरनामा में इतिहास, भूगोल, यहाँ के रीति रिवाजों आदि जो भी बाबर ने जहाँ जहाँ भी बाबर गया, जो भी कुछ देखा सुना, उसको ध्यान से इसने विश्लेषण करने के बाद लिखा था। इसमें इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, उसके जन्म से लेकर के प्रारंभिक जीवन से आगे तक, दिल्ली तक और भी आगे, इतिहास, भूगोल, समाज, वनस्पतियों का वर्णन है, फल फूल का वर्णन है। बाबर एक बड़ा वनस्पति शास्त्री था। वनस्पति का वर्णन, फलों का वर्णन मिलता है। और भारत के मसाले, कपड़े, रेशमी कपड़े आदि, इनका वर्णन है। इसने ईरान से चित्रकार बुलाए थे, ईरानी चित्रकार। बाबरनामा में चित्र भी बनाया गया है। बाबरनामा यानी सचित्र है। यहाँ की इमारतों का भी वर्णन है, शहरों का भी वर्णन है, यहाँ के बाग का भी वर्णन है, बाग, वनस्पति आदि, अर्थव्यवस्था, उसके बाद तीसरी पुस्तक है हुमायूं नामा। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तो उसकी आत्मकथा में मुगल साम्राज्य की स्थापना के प्रयासों के बारे में भी वर्णन मिलता है। ये सब उसी का अंश है जो पानीपत, खानवा आदि का युद्ध। हुमायूं नामा ये लिखा है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम को कहा जाता है कि यह मध्यकालीन भारत की पहली महिला इतिहासकार है। पहली महिला इतिहासकार। हुमायूं नामा इन्होंने लिखा फारसी में। हुमायूं नामा में दो भाग हैं, एक में बाबर के इतिहास का वर्णन है और दूसरे में हुमायूं की जीवनी। बाबर के बारे में कुछ थोड़ा वर्णन है, हुमायूं के बारे में ये हुमायूं की जीवनी आदि के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसमें हुमायूं के समय का इतिहास भूगोल आदि का भी वर्णन मिलता है। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री है, गुलबदन बेगम, जिन्होंने लिखा है। और हुमायूं की बहन है, अकबर की बुआ। इनके ये रिश्ते हैं। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। इन्होंने अकबर के आदेश पर ही हुमायूं नामा लिखा था। अकबर को लिखना नहीं आता था, अनपढ़ था, तो उसने
उसके आदेश पर हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा ये दूसरा भाग जो है ये 3 भागों में विभाजित है, जिसमें उसकी जीवनी आदि का वर्णन है। हुमायूंनामा के बाद हुमायूंनामा में हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है, जिसमें दरबार की जानकारी, हुमायूं के शासन काल का वर्णन, दरबार की जानकारी, दरबारी जानकारी और संस्कृति, राजनीति आदि की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है हुमायूंनामा के बाद अकबरनामा। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। अकबरनामा अकबरनामा में ये अकबर की जीवनी है। अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास कहा जाता है। ये है आधिकारिक इतिहास। अकबर के शासनकाल का। अकबर ने इसे अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल से लिखवाया था, जो कि इनका दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, इसने अकबरनामा की रचना की। जैसे बाबरनामा, बाबर ने खुद लिखा, पढ़ा लिखा था। अकबर खुद इसकी रचना नहीं कर सकता था, इतना महान सम्राट था। अबुल फजल दरबारी इतिहासकार, इसकी रचना हुई थी फारसी भाषा में। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा थी फारसी, इसलिए लिखा गया फारसी में, क्योंकि ये आधिकारिक इतिहास है अकबर के समय का। फारसी में इसकी रचना हुई। इसके 3 खंड हैं अकबरनामा के। पहले में अकबर के पूर्वजों के बारे में, अकबर के पूर्वज, इनके बारे में वर्णन है। दूसरे में है अकबर, अकबर के समय का शासनकाल की घटनाएं। और इसके तीसरे भाग में इसके वर्णन है, अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दिया गया है। इसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। ये तीसरा भाग कहलाता है आईने अकबरी। फारसी भाषा हो ही गया। ये भी सचित्र है। इसमें अकबर के समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि वर्णन मिलता है। ये भी सचित्र है, इसमें भी चित्र बने हुए हैं। उसके बाद ये अबुल फजल कहा जाता है कि इसने 7 वर्षों में इसे पूरा किया। पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था, आईने अकबरी, अकबरनामा 7 वर्षों में लिखी गई। आईने अकबरी के बाद अगली रचना है रहला, जिसे लिखा है इब्ने बतूता ने। रहला, इब्ने बतूता, ये है मोरक्को का यात्री था। रहला में ये अरबी यात्री है, अरबी मोरक्को।
14वीं शताब्दी। इसने रहला कहा जाता था, यात्रा की शैली होती थी अरबी में। तो यात्रा वृत्तांत इसने लिखा है। जो कुछ देखा उसने लिखा। इसमें भारत के स्थानों के बारे में, लोगों के बारे में, रीति रिवाज आदि के बारे में वर्णन है। रहला के बाद अब देखते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी इसे लिखा है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तारीख बदायूनी। तारीख बदायूनी इसे लिखा है बदायूनी ने। नुक्शा ए दिलकुशा, ये सब किताबें हैं, मिलाने के लिए आता है। नुक्शा ए दिल कुशा इसको लिखा है भीमसेन कायस्थ ने। भीमसेन कायस्थ। तारीख शेर शाही। तारीख शेर शाही इसे लिखा है अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। फतवा ए जहांदारी लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने। फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन। फुतुहात फिरोज शाही लिखा फिरोज शाह ने। तबकात नासिरी। तबकात नासिरी इसे लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज। ताजुल मासिर। ताजुल मासिर ये लिखा है हसन निजामी ने। हसन निजामी। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही ये लिखा है याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद। उसके बाद है अगला तूती नामा। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी इसे लिखा है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तूतीनामा के बाद राग विबोध। राग विबोध सोमनाथ। सोमनाथ। तिब्ब ए सिकंदरी। तिब्ब ए सिकंदरी इसे लिखा है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जासी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। रास पंचाध्यायी नंददास। रास पंचाध्यायी ये रचना है नंददास। चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत
वृंदावन दास, जिसे लिखा है वृंदावन दास ने। चैतन्य मंगल, इसे लिखा है जयनंदा ने। भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। उसके बाद है पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के बाद है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। इसे लिखा है केशव ने। केशव के बाद एक रचना है दीवान, दीवान लिखा है बाबर की कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह, जिसका नाम है दीवान। इसने लिखा है, बाबर लिखता था मुबैयान शैली, बाबर का एक है मुबैयान शैली। संगीत राज, राणा कुंभा, पुस्तक है संगीत पर, संगीत राज, इसे लिखा राणा कुंभा ने। किताबे नौरस, इब्राहिम आदिल शाह, किताबे नौरस, इब्राहिम आदिल शाह। उसके बाद है खुसरो की रचना, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो है आशिका और खजाइन फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीखे अलाई, तारीखे अलाई। चौथी रचना है तुगलकनामा, ये लिखा है अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। इसके बाद मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन लिखा है दारा शिकोह ने। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता समन्वय के बारे में लिखा गया है, हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों का इसने तुलनात्मक वर्णन किया है। मज्म उल बहरीन और सकीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, ये भी है दारा शिकोह। उसके बाद हम देखेंगे फारसी अनुवाद रचनाएं, जिन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। फारसी में सबसे पहले सिर्र अकबर, फारसी अनुवाद, ये नाम है सिर्र अकबर। सिर्र अकबर कहा जाता है, इसका नाम है दारा शिकोह ने इसका अनुवाद करवाया था उपनिषदों का, सब फारसी अनुवाद है, उपनिषदों का अनुवाद, लगभग 50 उपनिषद माना जाता है।
ये करवाया था दारा शिकोह। सिर अकबर फारसी अनुवाद है उपनिषदों का। सिर अकबर के बाद रज्मनामा, ये फारसी अनुवाद है महाभारत का। अनवार सुहाइली, अनवार ए सुहेली, सुहेली, यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। अनवार सुहाइली पंचतंत्र। रामायण का अनुवाद किया फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। ये सभी फारसी अनुवाद हैं ग्रंथों के। रामायण के बाद हितोपदेश, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया माना जाता है हितोपदेश, इसका अनुवाद किया ताजुल माली। अथर्ववेद का किया इब्राहिम सरहिंदी ने। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी। उसमें फारसी अनुवाद सभी करवाते थे, जो भी राजा थे मुगल काल के। लीलावती का अनुवादक है फैजी। लीलावती गणित की पुस्तक है। लीलावती का फारसी अनुवाद का नाम है, इसका अनुवाद किया फैजी ने। तो ये मध्यकालीन भारत के पूरे साहित्य हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।